चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मेडअप हैं किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इसलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी को हम लोग आगे भाई यहाँ करेंगे। सेल का मतलब क्या है? तो सेल जो है ना एक लैटिन वर्ड से लिया गया। क्या है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आपका एक लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल। लैटिन वर्ड मतलब लैटिन में इसका नाम ही है छोटा सा रूम। ठीक है, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम लोग बता ही रहे थे कि सेल क्या है आपका? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, साइंटिस्ट अब इन्होंने किन्होंने सबसे पहले बतलाया था कि सेल जो है ना स्ट्रक्चरल यूनिट है या सेल के बारे में? तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हैं जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने देखा था एक लिटिल रूम इन द कॉर्क बार्क ऑफ अ ट्री। एक मतलब डेड सेल है, बार्क ऑफ अ ट्री, रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम। ये हनी कॉम के जैसा स्ट्रक्चर था। मतलब ये जो स्ट्रक्चर जो था वो कुछ इस तरह से था। हनी कॉम का जो स्ट्रक्चर है ना, मधुमक्खी का छत्ता जिसको कहते हैं, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे। तो जब नज़दीक से देखेंगे तो इस तरह से हेक्सागोनल जो है ना पार्ट आपको वहाँ पे बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना हनी कॉम के जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो किन्होंने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक। और किस में? तो बार्क ऑफ द ट्री, या कह सकते हैं डेड सेल था ये। सिंपली अगर ये नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेड सेल था। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा था? तो हनी कॉम के जैसा इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, हेक्सागोनल करके यही जो है ना स्ट्रक्चर आपका हनी कॉम के जैसा रहता है। लेकिन ये डेड सेल था। क्या था आपका? डेड सेल। तो याद रखिएगा कि ये जो था, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा वो किस में देखा? तो डेड सेल में। ठीक है, डेड सेल में। मतलब सबसे पहले ये साइंटिस्ट इन्होंने जो रॉबर्ट हुक हैं वो पहला साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने सेल के बारे में बतलाया, लिविंग सेल के बारे में। ये बतलाया भी तो डेड सेल के बारे में बतलाया। चलिए यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा साइंटिस्ट का नाम वगैरह जो है ना इंपॉर्टेंट है, और आते रहेंगे तो हम लोग देखते रहेंगे। द यूज ऑफ द वर्ड सेल यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज सेल बायोलॉजी। चलो ऑलमोस्ट हम लोग अभी तक सेल को सेल के रूप में ही जानते हैं, और इसी फॉर्म में जो है ना हम लोग इसको पढ़ते भी याद भी करते हैं। अलग से कोई फॉर्म है नहीं, अभी तक हम लोग कर रहे हैं। द साइंटिस्ट होता है ना कि थ्योरी आपका डेवलप करते चला गया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता चला जाता है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोग सेल बायोलॉजी के रूप में जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट अब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, उनका नाम है लेवेनहिक। सॉ फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्हीं को बताया गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो लेवल पे इन्होंने स्टडी किया, तो इनका नाम जो है ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या नहीं तो एटलीस्ट कम से कम हायर क्लास में जाएंगे तो यहाँ ये फिर से पढ़ना ही है, तो यहाँ एक बार देख लिए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जो है ना, इन्होंने डिस्कवरी किया था किसका? न्यूक्लियस का। किसका किया था? न्यूक्लियस का। तो ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। द सेल थ्योरी state that all the plants and animals are composed of cell. It was proposed by Sheldon and Swan. अब देखिए यहाँ पे दो थ्योरी है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं आपके शेल्डन साहब, जिन्होंने किसके बारे में बताया? प्लांट्स के बारे में बताया। और फिर है आपका एनिमल्स, इसके बारे में किन्होंने बताया? स्वान ने बताया। स्वान एक साइंटिस्ट थे। दो अलग अलग साइंटिस्ट एक ही टॉपिक पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने प्लांट्स के बारे में देखा और स्टडी किए और देखे कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो एक सेल से ही मिलके, मतलब सेल से ही मिलके बने हैं। दूसरे साइंटिस्ट स्वान साहब, उन्होंने बतलाया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से ही मिलके बने। तो दोनों एक साथ अगर कंपोज कर दें तो ऑल लिविंग, चूँकि प्लांट्स भी लिविंग और एनिमल्स भी लिविंग, तो ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? तो साथ में ये थ्योरी आया और इसी को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी? दिस थ्योरी स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से अपना स्टडी कर रहे थे और उन्होंने रिजल्ट है ना सेम आया, दोनों कंपाइल करके एक सेल थ्योरी बन गई, और ज़्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है। इसका फिगर भी हम आपको दिखाते हैं ऑनियन पिल में। सबसे ऑनियन पिल्स है ना, ऑनियन पिल्स में आपका जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो हमारे पास भी माइक्रोस्कोप था यहाँ लैब में, तो उसका स्टडी एक ऐसा ही सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसे ही हड़बड़ी में जो है ना हम कर लिए। तो केमिकल वगैरह यूज नहीं किए थे। तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी देखिए, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो आपका हमारे द्वारा लिया गया वो स्ट्रक्चर है। अभी पूरी तरह से वो मतलब 100% नहीं होता ना, एक्यूरेसी के साथ नहीं लिए, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लगेगा जो आपको इसमें दिख रहा होगा बुक में दिख रहा है वही से, ठीक है। चलिए, तब यहाँ पे है आपका द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू। एक साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट थे वर्च्यू, बाय सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बतलाया कि जितने भी सेल हैं वो और पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से एराइज होता है। तो ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। प्री मतलब पहले से, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी से बनता है। मतलब ये कहीं ना कहीं बता रहे थे कि सेल के अंदर डिवीज़न होता है और डिवीज़न से ही सेल का ग्रोथ होता है और ग्रोथ से ही फिर डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द सेल डिफरेंस इन साइज, शेप और स्ट्रक्चर। अब सेल का साइज क्या होता है? तो बहुत सारे साइज़ का जो है ना आपका सेल होता है। आपका रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, क्यूबॉइडल कह सकते हैं, आपका स्फेरिकल है, आपका ओवल है, कॉमा शेप है, बहुत सारा है। तो मतलब अगर ऐसे बना दिए तो भी आपका एक सेल है, आप ऐसे ऐसे से कर दिए तो भी ये सेल कहलाएगा, आप ऐसे कर दिए तो भी ये सेल कहलाएगा, ठीक है। आप अगर ऐसे 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 बना दिए तो भी ये सेल कहलाएगा। कॉमा सेल, बैक्टीरियल सेल जो है ना, कॉमा सेल कॉमा के शेप का होता है ऐसे करके। आप अगर हाँ, तब इन बहुत सारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक नर्व सेल। मसल सेल्स बनाना है तो ऐसे ऐसे करके है ना मसल सेल बना दीजिए, न्यूक्लियस दे दीजिए, ऐसे ऐसे लंबा लंबा, ये हो गया आपका मसल सेल हो गया। स्पर्म सेल हो गया तो स्पर्म सेल जो है ना इस तरह से आप ऐसा करके आप देख सकते हैं, इस तरह से बना दिया। एग सेल हो गया तो ये एग सेल ऐसा करके स्फेरिकल टाइप का आप बना दीजिए तो ये एग सेल हो गया। तो सेल का स्ट्रक्चर बहुत टाइप का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो है नर्व सेल। तो नर्व सेल को बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा करके ठीक है। और यहाँ से ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म। और तब यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले पेन से किया करते थे, अभी भी पेन से ही कर रहे हैं। अंतर यही है कि बस सेलेक्ट कर रहे हैं, उस समय लेना होता था। ठीक है, चलिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और ये 10th में भी काम आएगा और आपके बोर्ड में भी काम आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये है क्या, इसके अगर नेमिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नेमिंग की बात करें तो ये जो है ना, ये हाँ, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग, ब्रांच टाइप का ऐसा करके बना दीजिए। ठीक है, तो ये अगर नेमिंग की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ये हो गया साइटोप्लाज्म। सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, तो इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो साइटोन लिखा है, साइटोन भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया रेड कलर का जो यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन कहते हैं। और ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये बीच में जो गैप है, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। एक साइंटिस्ट थे रेनवियर साहब, इन्होंने ही बतलाया था। और ये आपका नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग या सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल आप नर्व सेल है, जहाँ से कि हम लोग ट्रांसपोर्ट, हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना तो इसी को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपका जो इम्पल्स है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है, आता है यहाँ पे आता है, फिर से जो नर्व सेल है
फिर से जो नर्व सेल है वो इस तरह से आपका ऐसा, आपका ऐसा, आपका ऐसा, आपका ऐसा और आपका ऐसा नर्व सेल, और ये जुड़ा रहेगा आपका किससे, ठीक है। हाँ, और ये नर्व सेल इधर जो है ना ये कंटिन्यू ऐसा करके रहेगा। मतलब एक नर्व सेल का डेंड्राइट दूसरे नर्व सेल के सिनेप्सिस से जुड़ा रहता है और वो कंटिन्यूअस एक चेन बनाता है, और इस चेन के थ्रू जो है ना आपका वो पास होता है क्या, तो मैसेज पास होता है। समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके नर्वस सिस्टम का। तो इस मतलब यहाँ तक अगर सेल का जो है स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो उसमें नर्व सेल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है। समझ में आया, ठीक है। तब है टाइप ऑफ सेल। अब देखिए सेल है तो सेल के टाइप्स होंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर सेल, मतलब एक सेल का अगर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर, अगर एक सेल से ज़्यादा का ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग कहते हैं उसको मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे है यूनिसेलुलर लिखा हुआ है। A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सब कितने हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर क्या हो जाएगा, तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा कि वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज सी, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। इवन ह्यूमन बींग कहते हैं तो हम लोग वेल डेवलप्ड हो गए हैं, ऑलमोस्ट डेवलप होते हैं, हमारे ऑर्गन लेवल तक हमारा डेवलपमेंट है। हर वर्क के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग ऑर्गन है हर प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो ये मान लीजिए अमीबा है, अब ये न्यूक्लियस बनाते हैं। और देखिए बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब बच्चा लोग जो है ना इस तरह से बुक में भी दिया रहता है तो उन्हें लगता है क्या कि अमीबा में जो है ना बस ये आपका सेल वॉल है, ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस है, इतना ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है, समझ में आया, ऐसा नहीं है। मतलब सेल है, लिविंग सेल है तो उसमें उस यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें उस सेल के हर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन बुक में चूंकि इस तरह से दिखा दिया जाता है तो बच्चों को लगता है ना कि ये मतलब बस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और एक न्यूक्लियस होगा, बस खत्म, साइटोप्लाज्म होगा। तो ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें, लेकिन उनका ज़रूरत नहीं रहता है तो वो दिखाते नहीं हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेल को नहीं दिखा रहे हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है हम लोग ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पूरा ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाइए वहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सेल का देखिए, अब हम लोग सेल को पहले क्लास आप 8, 6, 7 में भी बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। सेल जो है ना हम लोग दो तो कैटेगरी क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या हो गया, बोलिए, प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यहाँ लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला मतलब बहुत पहले वाला। और यूकैरियोटिक मतलब जो लिविंग है, सॉरी लिविंग तो है ही, जो न्यू है, न्यू इन द सेंस मॉडर्न सेल। अब मॉडर्न सेल का कहने का मतलब ये नहीं है कि तो 4 दिन पहले डेवलप हुआ है। मॉडर्न सेल या न्यू सेल कहने का मतलब होता है कि वो वेल डेवलप्ड कह सकते हैं। तो आप एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रिमिटिव सेल और डेवलप्ड सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल और मॉडर्न सेल। जैसे सपोज कीजिए अभी भी आप घर में रह रहे हैं, आज से 100 साल पहले भी लोग घर में रहते थे, उससे 200 साल पहले भी लोग घर में रहते थे, लेकिन घर का डिज़ाइन अलग अलग है, उसका मटेरियल अलग अलग है। अभी आप कंक्रीट का ये प्लास्टर किया हुआ घर है, पहले बस मिट्टी से ईंटा को जोड़ा जाता था, पहले उससे भी पहले मिट्टी का घर बना करता था, उससे भी पहले लकड़ी का घर बना करता था। तो घर का काम क्या था, उसमें रहने का ही काम करता था ना। ऐसा नहीं ना कि ये प्लास्टर ये सब हो गया है तो यहाँ पे रहने के अलावा अपने आप पैसा निकल रहा है धरती से, ऐसा तो नहीं है। मतलब रहने का शेल्टर, ये जो घर है वो किसका काम करता है, शेल्टर का काम करता है। तो ये आज भी शेल्टर का काम कर रहा है, उसमें भी शेल्टर का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन न्यू हो गया तो ये नहीं कि न्यू मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, न्यू मतलब नया सेल मतलब मॉडर्न मतलब अभी का। मॉडलिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे जो सेल है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, समझ में आ रहा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है। देखिए वर्ड चाहे आप जो भी कर ले चेंज, आपका मीनिंग जो है ना सबका सेम रहेगा। या तो न्यूक्लियस नहीं कहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं कहिए, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं कहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तब है इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को जो है ना हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। ऑलमोस्ट आपको बुक वगैरह में भी आपको मिल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज की अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे, तो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज। अब देखिए एक को स्मॉल लिखेंगे तो दूसरे को लार्ज, यही डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन न्यूक्लियोइड्स। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में जो है ना वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये तो हम लोग जानते ही हैं। क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे सिंगल होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम, आपको पता ही है कि अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल एक सेल में। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, जितने भी हैं सब एब्सेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। समझ आ रहा है। एक ऑर्गेनेल्स है जो मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम। तो राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। डिफरेंस क्या रहेगा, तो जो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, 70S, सॉरी प्रोकैरियोटिक में जो प्रेजेंट है वो 70S यूनिट है, ठीक है। डिटेल में जाइएगा, आगे फ्यूचर में तो पढ़ेंगे, एस का मतलब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस जान लीजिए कि 70S। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S। और इसके अगर सब यूनिट की बात करें तो 50S प्लस 30S सब यूनिट होता है। वो स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो इस तरह से आपको वहाँ पे दिखेगा, ये स्ट्रक्चर राइबोसोम का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखेगा राइबोसोम का ये। और 80 में जो है ना आपका 60S प्लस 40S। तो आप कहेंगे सर 50 और 30 तो 80 हो गया ना, तो 70 कैसे हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग मैथ की क्लास में नहीं बैठे हैं, हम लोग साइंस की क्लास में बैठे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये यूनिट की बात कर रहे हैं, ये एक 50 यूनिट और 30 यूनिट मिलकर 70 यूनिट बना रहा है। यहाँ पे 60 यूनिट और 40 यूनिट मिलकर क्या बना रहा है, 80 यूनिट बना रहा है। तो यार ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी क्लास में है, मैथ की क्लास में नहीं है कि आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सेल का। तब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटी क्या है, और जितने भी सेल हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।